हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नए सेशन में जो कि रहने वाला है क्लास 9th का टॉपिक चैप्टर फर्स्ट सेल डिवीजन। इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था माइटोसिस सेल डिवीजन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मियोसिस सेल डिवीजन, या इसी को ही हम लोग एक नाम और दे सकते हैं मियोटिक। इससे पहले वाले सेशन में भी हमने डिस्कस किया था भाई सेल डिवीजन है तो दो तरीके के सेल डिवीजन क्यों है। तो पहले मैंने ये भी बताया था अगर दो सेल डिवीजन हैं तो कहीं ना कहीं उनके सेल डिवीजन के लिए अलग अलग सेल्स भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। तो ये क्लास 9 का टॉपिक है, उसी की बेस से मैं इसको पढ़ाना शुरू करूँगा। तो मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो बॉडी की सभी सेल्स में नहीं होता है, ठीक है। इससे पहले वाला जो माइटोसिस सेल डिवीजन था वो हमारी बॉडी सेल्स में अंदर यानी कि सोमेटिक सेल्स के अंदर होता था, लेकिन जो मियोसिस सेल डिवीजन है ये हमारी जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर। अगर मैं डायरेक्ट बताने का प्रयास करूं तो आपको पता लगेगा जर्मिनल एपिथेलियम में भी वो सेल्स जो कहीं ना कहीं गैमीटिक फॉर्मेशन कर रही हैं या जो गैमीट का जो फॉर्मेशन कर रही हैं। और गैमीट में बता दूं गैमीट होता क्या है। गैमीट एक स्पर्म को हम बोल सकते हैं गैमीट, और ओवम को हम लोग क्या बोल सकते हैं? गैमीट। स्पर्म जो हमारा है वो मेल गैमीट है और जो ओवम जो हमारा है वो क्या है? फीमेल गैमीट है, ठीक है। अब होता क्या है जो कि मियोसिस सेल डिवीजन है, क्या है? मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है क्या है? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम हैं वो हाफ हो जाते हैं, हाफ फ्रॉम द मदर सेल, हाफ फ्रॉम द मदर सेल, ठीक है। क्यों हो जाते हैं हाफ? क्यों? कहीं ना कहीं इनको गैमीट बनाने हैं और जब गैमीट ही डिप्लॉयड रहेंगे तो उनके फ्यूज़न के बाद वो कंडीशन जो उसका प्लॉइडी लेवल है वो टेट्राप्लॉइड हो जाएगा। और टेट्राप्लॉइड कंडीशन से कहीं भी ह्यूमन का प्रोडक्शन या ह्यूमन का ओरिजिन नहीं होता है। ह्यूमन का जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोमल कंटेंट है, अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन बीइंग का क्रोमोसोमल कंटेंट हमारे पास है 23 पेयर का। कितना है? 23 पेयर का, यानी कि 46 क्रोमोसोम है। तो कहीं ना कहीं गैमीट अगर 46 का होगा, स्पर्म 46 का होगा क्या? ओवम, तो टोटल नंबर ऑफ जाइगोट में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 92। और 92 क्रोमोसोम के साथ वो ह्यूमन को तो हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते कि वो ह्यूमन है। तो एक ही स्पीसीज से सेम स्पीसीज का प्रोडक्शन होने के लिए या सेम ट्रेट प्रोड्यूस होने के लिए उसका क्रोमोसोमल नंबर जो है मदर सेल के सेम होना जरूरी है। इसलिए जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो उसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है, क्योंकि जो डिप्लॉयड कंडीशन होती है यानी कि 2n जो इक्वल टू 46 है, डिप्लॉयड कंडीशन पहले हैप्लॉयड में कन्वर्ट होती है और वो हैप्लॉयड कंडीशन गैमेटिक फॉर्म में चेंज होती है। और यही गैमीट्स फर्टिलाइजेशन के बाद अपनी डिप्लॉयड कंडीशन को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? डिप्लॉयड कंडीशन को प्राप्त करते हैं, मतलब उस वाली कंडीशन को प्राप्त कर लेते हैं जहां से इनका प्रोडक्शन हुआ था। जैसे स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस से हुआ था और टेस्टिस एक डिप्लॉयड है जो ऑर्गन है, ठीक है। ओवम का प्रोडक्शन जो हुआ था वो ओवरी से हुआ था। ओवरी क्या है? ओवरी एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। तो कहीं ना कहीं जब उनको डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाना होता है तो उस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर की स्टेट को भी तो ऑब्टेन करना होता है। तो डिप्लॉयड स्टेट को ऑब्टेन करने के लिए ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जो कि गैमेटिक स्टेट में हैप्लॉइड हो गई थी यानी कि एन हो गई थी। तो जो 46 क्रोमोसोम गैमेट में इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनको आगे जाकर फर्टिलाइजेशन में डिप्लॉयड कंडीशन प्राप्त करनी होती है। तो स्पर्म और ओवम जो है वो हैप्लॉइड होते हैं, मतलब इनके पास जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 23 होता है। 23 क्रोमोसोम, यहाँ ध्यान रखना मैं 23 पेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ। तो ओवम के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं। तभी ये 23 और प्लस 23 ये दोनों के दोनों 23 क्रोमोसोम जब मिलते हैं मतलब फ्यूजन होता है, हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन होता है, तब ये 23 मिल करके 46 के जो क्रोमोसोम हैं वो ऑब्टेन हो जाते हैं। मतलब ये हमारी n की कंडीशन है, ये हमारी n की कंडीशन है और ये हमारी 2n की कंडीशन है। और ये वही 2n कंडीशन है जो मैंने यहाँ बताया कि 2n बराबर 46 है तो n बराबर 23 क्रोमोसोम होगा, नॉट पेयर। n बराबर क्या होगा? 23 और 2n बराबर 46 ही क्रोमोसोम है। क्या है ये? क्रोमोसोम
सोम हैं, ठीक है। अपनी इसी स्पेशलाइजेशन के जरिए, अपने इसका यूनिक फीचर को रखने के कारण हम मियोसिस सेल डिवीजन को एक स्पेशल नाम देते हैं। जो हमारे पास मियोसिस सेल डिवीजन है, क्या है, जो मियोसिस सेल डिवीजन है, इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन। क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शन डिवीजन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि कोई रिड्यूस का मतलब होता है कम होना, कोई ना कोई चीज़ कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है कि भाई मदर सेल के अंदर एक जो मदर सेल थी, इसके पास 46 क्रोमोसोम थे और ये आगे जाकर डॉटर सेल्स बनती हैं तो इसके पास कितने क्रोमोसोम रह जाते हैं? n, यानी कि 23 और ये हमारा 2n है यानी कि 46। तो जब क्रोमोसोमल नंबर कम हो रहा है तो इसलिए इसको क्या बोला गया? रिडक्शन डिवीजन बोला गया। क्यों? बिकॉज द क्रोमोसोमल नंबर इज डाउन या इज डिक्रीज। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ रहा होगा सभी लोगों के। अब हम बात करते हैं कि जब मियोसिस सेल डिवीजन परफॉर्म होता है तो कौन कौन सी फेज होती हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? मियोसिस सेल डिवीजन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो क्यों रहने वाला है? क्योंकि इसके स्टेप से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सॉरी, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। वो कैसे आते हैं? तो जैसे हम मियोसिस सेल डिवीजन की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मियोसिस सेल डिवीजन की बात करते हैं। और मियोसिस सेल डिवीजन को हम लोग रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। और ये रिडक्शन डिवीजन जो है वो बॉडी की जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर होता है और जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स हमारी टेस्टिस के अंदर भी होती हैं और ओवरी के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। इज दैट क्लियर? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जब मियोसिस सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो मियोसिस जो होता है वो दो कैटेगरी में होता है, या हम कह सकते हैं इसके दो मेन स्टेप होते हैं। वो कौन कौन से स्टेप हैं? दो मेन स्टेप की बात करूंगा मैं। पहला स्टेप होता है मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड इज मियोसिस सेकेंड। ये दो होते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस सेल डिवीजन में एक सेल से दो सेल बन रही थी और सेम एज द मदर सेल। बट इन मियोसिस सेल डिवीजन वन सेल डिवाइड टू फॉर्म 4 डॉटर सेल। कितनी सेल बन रही थी? 4 डॉटर सेल बन रही थी। कैसे बन रही थी? जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो इसके पास भी वही 4 के 4 स्टेप जो होते हैं वो क्या होते हैं? मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर मियोसिस फर्स्ट में भी 4 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? हम यहाँ पहला लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? प्रोफेज फर्स्ट। देखिए यहाँ पर जितने भी फेजेस हैं, चाहे वो प्रोफेज हो, मेटाफेज हो, एनाफेज हो, टीलोफेज हो, अगर वो मियोसिस फर्स्ट के अंदर आ रहे हैं तो प्रोफेज फर्स्ट क्या बोलेंगे? प्रोफेज फर्स्ट। उसके बाद सेकेंड स्टेप आएगा हमारा क्या? मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट के बाद क्या आएगा? एनाफेज फर्स्ट। और एनाफेज फर्स्ट के बाद क्या आएगा? टीलोफेज फर्स्ट। इतना समझ में आ गया होगा। अब यही चीज मैं मियोसिस सेकंड में लिखूं तो ये सारे के सारे स्टेप यहां पर सेकंड टाइम लिखे जाएंगे, यानी कि प्रोफेज सेकंड के बाद आता है आपका मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज के बाद आता है आपका एनाफेज सेकेंड और एनाफेज के बाद आता है आपका टीलोफेज सेकेंड। इतनी चीज समझ में आ रही। 4 स्टेप हमारे पास मियोसिस फर्स्ट में है और 4 ही स्टेप हमारे पास कहां पर है? मियोसिस सेकेंड के अंदर है। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या होता है। देखो मियोसिस फर्स्ट, अगर ये स्पेसिफाई पूछा जाए कि मियोसिस के अंदर कौन से डिवीजन को हम लोग रिडक्शन डिवीजन बोलेंगे, कौन से को इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे, तो एक चीज ध्यान रखें, जो मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट को हम लोग बोलेंगे रिडक्शन फेज या रिडक्शन डिवीजन या रिडक्शन फेज, डिवीजन और फेज, ठीक है। अगर मियोसिस के अंदर रिडक्शन डिवीजन किसको बोलेंगे? तो मियोसिस फर्स्ट को। और मियोसिस सेकंड को बोलेंगे हम इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलेंगे? इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलेंगे? इक्वेशनल
डिवीजन। प्रोसेस वही है कि हमारे पास पहले एक सेल थी, कितनी सेल थी? एक सेल थी जिसके पास टोटल क्रोमोसोमल कंटेंट यानी कि 2n बराबर 46 था। क्या था? 2n बराबर 46 था। और यही 46 जो क्रोमोसोम है आगे जाएगा टीलोफेज तक। टीलोफेज के लास्ट में क्या बनाएगा? ये 2 सेल बनाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? ये यहाँ पर ये रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर अगर 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ n हो गया, यहाँ n हो गया, यानी कि 23 क्रोमोसोम आ गए ईच। 23 इसके अंदर, 23 इसके अंदर। तो पहला फेज कंप्लीट हो गया। अब इस पहले फेज में जो 2 सेल्स हमारे पास बनी है जिनका क्रोमोसोमल कंटेंट n है, क्या है? प्लॉइडी लेवल क्या है? n है। वही दोनों की दोनों सेल्स यहां पर आएंगी। कहां आएंगी? मियोसिस सेकेंड को परफॉर्म करेंगी। और ये दोनों की दोनों सेल्स इन 4 के 4 स्टेप को प्रोसेस करते हुए, फॉलो करते हुए आगे जाएंगी और टीलोफेज सेकेंड के लास्ट में जाके 4 सेल बनाएंगी। ये चीज देखना, ये चीज समझ में आ रही है? टोटल हमने मियोसिस की जब बात की थी, देखो यहां पर n बराबर 23 था और यहां पर भी n बराबर 23 था। इतनी चीज समझ में आ रही? देखो यहाँ पर क्या था? 2n बराबर 46 था, यानी कि रिडक्शन हुआ तो क्रोमोसोम 2n से n हो गए, इसलिए हमने इसको रिडक्शन फेज या डिवीजन फेज, रिडक्शन फेज या रिडक्शन डिवीजन बोला। अब ये 2 सेल्स जो कि हमको टीलोफेज फर्स्ट के बाद, या हम कह सकते हैं मियोसिस फर्स्ट के एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको यहाँ पर प्राप्त होती है, यही दोनों की दोनों सेल्स मूव ऑन करती है मियोसिस सेकेंड के अंदर। और ये मियोसिस सेकेंड जब परफॉर्म होता है तो जो हमारे पास n बराबर 23 और n बराबर 23 क्रोमोसोमल कंटेंट जो था ईच एंड ईच सेल के पास, ये 2 डॉटर सेल्स हमको मिली थी, उनके पास क्या था? n बराबर 23, n बराबर 23 क्रोमोसोम जो थे। और ये दोनों की दोनों सेल्स प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज और टीलोफेज सेकेंड को परफॉर्म करते हुए, इन सारी की सारी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए लास्ट में जाकर के 4 सेल्स एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में 4 डॉटर सेल्स बनाती हैं। कितनी डॉटर सेल बनाती हैं? 4 डॉटर सेल्स बनाती हैं। अब अच्छी बात क्या है, हमने कहा कि भाई मियोसिस सेकेंड इक्वेटोरियल डिवीजन है या इक्वेशनल डिवीजन है। इस इक्वेशनल डिवीजन को हम कह सकते हैं, यहाँ पर जो मियोसिस होता है कैसा होता है? सेम एज माइटोसिस। सेम एज माइटोसिस। हमने इसको सेम क्यों कहा? क्योंकि यहां पर जितना जो डॉटर सेल थी अब वो मियोसिस सेकेंड के अंदर मदर सेल का काम करेगी। मतलब जो भी यहां पर जो स्टार्टिंग में जितने भी क्रोमोसोम होंगे यही एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी कि ये भी n रहेगा, ये भी n रहेगा, ये भी n रहेगा एंड लास्ट वन भी क्या रहेगा? n रहेगा। और इन सारी की सारी सेल्स के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है कितने रहेंगे? 23 रहेंगे। हम कह सकते हैं ये 23 क्रोमोसोम वाली हमको डॉटर सेल्स मिली हैं। ये सेल ना होकर के इनको हम क्या बोलेंगे? गैमीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गैमीट बोलेंगे। अगर ये चीज मेल के अंदर बन रही है तो ये स्पर्म है, सॉरी, और ये फीमेल के अंदर बन रही है तो क्या है? तो ये ओवम है। इज दैट क्लियर? लेकिन इस बात को एक बात ध्यान रखना है, फीमेल के अंदर जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ एक साइकिल के बाद एक ही ओवम बनता है। और लेकिन फीमेल के अंदर क्या होता है? एक मियोसिस डिवीजन के अंदर 4 स्पर्म बनते हैं। मतलब एक अगर सेल डिवाइड होगी तो 4 स्पर्म बनाएगी और फीमेल के अंदर एक सेल डिवाइड करेगी तो एक ही ओवम बनाएगी। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब जब इतना सब कुछ हो गया है तो मैं स्टेप अप कंफर्म कर देना चाहता हूँ। आई होप आप लोगों को सारे के सारे स्टेप जो हैं वो याद हो गए होंगे। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज, टीलोफेज फर्स्ट, उसके बाद प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टीलोफेज सेकेंड। इसको याद होने के बाद अब ये क्वेश्चन आता है कि ये सारे के सारे स्टेप एक ही हैं तो अलग क्या है? अलग इसमें ये है, क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, आप लोग ये बताइए कि मियोसिस के अंदर जो कंप्लीट हमारी मियोसिस डिवीजन है इंक्लूडिंग द मियोसिस फर्स्ट एंड द मियोसिस सेकंड, इन दोनों के दोनों डिवीजन के अंदर सबसे लंबी फेज कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट फेज इन द मियोसिस सेल डिवीजन। तो हम ये कहेंगे कि मियोसिस डिवीजन के अंदर जो प्रोफेज फर्स्ट है ये सबसे लॉन्ग लेंदी है। क्या है? ये सबसे लेंदी फेज है। और ये लेंदी फेज है तो क्यों है? ठीक है, लेंदी फेज क्यों है? क्योंकि इसके पास 5 सब फेजेस हैं। क्या हैं? एक सेकंड में यही लिख देता हूं। क्यों है? क्योंकि इसके पास
5 सब फेजेस हैं, या हम कह सकते हैं 5 सब स्टेजेस हैं। और वो स्टेजेस कौन कौन सी हैं मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इससे आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कौन कौन सी फेजेस हैं वो। देखो प्रोफेज फर्स्ट जब हम निकालते हैं तो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर 5 फेजेस आती हैं, जैसे लेप्टोटीन, उसके बाद आता है जाइगोटीन, पैकाइटीन, इसके बाद आता है डिप्लोटीन के लास्ट में आता है डायाकाइनेसिस। क्या आता है? डायाकाइनेसिस। तो ये पूछा जाता है कि कंप्लीट मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर सबसे लंबी फेज कौन सी है, तो सबसे लंबी फेज हमारी क्या है? मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट हमारी सबसे लंबी फेज है, जो कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस पर बची हुई है। यहाँ तक इस फेज को कंट्रोल करने के बाद या कंप्लीट करने के बाद प्रोफेज फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। और ये सारी जब डायाकाइनेसिस तक हो जाती हैं तो इनमें होता क्या है, देखिए, क्योंकि यहाँ पर सेल को 2 बार डिवाइड करना है। क्या करना है? तो दो बार डिवाइड करना है। और हमको ये बात पता है, पहले हमने एक फेज बता रखी थी इंटरफेज। क्या बता रखी थी? इंटरफेज वो फेज है जिसमें कोई भी सेल डिवीजन के लिए रेडी होती है, डिवीजन के लिए तैयार होती है, तो ये प्रोफेज फर्स्ट से आती है। और हमने ये भी बताया था कि कोई सा भी डिवीजन हो, जब एक बार कैरियोकाइनेसिस होता है और एक बार साइटोकाइनेसिस होता है, तभी कहीं ना कहीं वो कंप्लीट डिवीजन माना जाता है। जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ, जैसे हमारे पास मियोसिस सेल डिवीजन है और मियोसिस के अंदर 2 डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन होते हैं? 2 डिवीजन होते हैं। यानी कि फर्स्ट हमारे पास है मियोसिस फर्स्ट है और दूसरा हमारे पास डिवीजन क्या है? मियोसिस सेकंड हमारे पास डिवीजन है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब मियोसिस फर्स्ट में 2 होंगे, एक तो होगा कैरियोकाइनेसिस और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा साइटोकाइनेसिस। इसी तरीके से जब मियोसिस सेकंड होगा तो पहले तो क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस और इसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। अब ये दोनों के दोनों कहाँ होंगे? तो आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो प्रोफेज हो गया, पहला कैरियोकाइनेसिस क्या था? तो मियोसिस फर्स्ट में जो कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट था, ये 4 कैरियोकाइनेसिस हो गए। मतलब कैरियोकाइनेसिस के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज हो गया। इसके बाद फिर से आएगा यहाँ पर क्या? साइटोकाइनेसिस। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियस था, 2 न्यूक्लियस बने, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट। अब ये इसका साइटोप्लाज्म भी तो 2 में डिवाइड होगा, तो साइटोकाइनेसिस होना जरूरी है। अब ये जो 2 सेल यहाँ पर बनी थी, यही सेल्स आगे गई यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या किया? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसने सारे के सारे कर दिए। मतलब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई। अब जब न्यूक्लियर 2 से 4 हो गए हैं न्यूक्लियस, तो इनका साइटोप्लाज्म भी तो डिवाइड होना जरूरी है। तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन के लिए यहाँ पर दोबारा से क्या होगा? दोबारा से साइटोकाइनेसिस की जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होगी। क्या होगी? साइटोकाइनेसिस की जो प्रोसेस है वो परफॉर्म हो जाएगी। तो इसी के लिए मैं यहाँ जो फ्लो चार्ट बनाया है कि जो मियोसिस सेल डिवीजन है, मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो 2 भाग में होता है। एक मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस फर्स्ट को हम लोग कह सकते हैं, मियोसिस फर्स्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मियोसिस फर्स्ट को हम लोग बोल सकते हैं रिडक्शन डिवीजन। क्या बोल सकते हैं? रिडक्शन डिवीजन, बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ फ्रॉम मदर सेल। ठीक है। अब जो मियोसिस सेल डिवीजन सेकंड वाला है हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम एज मदर सेल। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो अपनी मदर सेल के समान ही होते हैं। वो कैसे होते हैं ये बात भी एक बार को देख लो।
देखो कैसे है, क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन के हमारे पास यहाँ पर हमने माना है कि 46 क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम आगे जाकर कितने हो गए, 23 हो गए, 2 सेल बन गई थी। अब यही 2 सेल यहाँ पर आएंगी 23 क्रोमोसोम के साथ, और ये आगे जाकर 2 में डिवाइड होंगी। लेकिन अब वो 23 के हाफ नहीं हो जाते हैं, तो 23 क्रोमोसोम जो हैं वो एज इट इज 23 ही रहते हैं। क्या रहते हैं, एज इट इज 23 ही रहते हैं। तो यहाँ पर मियोसिस सेकेंड के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जो मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वो कैसे हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो मदर सेल के जैसे ही है, क्योंकि मदर सेल हमारी क्या है, एन है यहाँ पर, और इसकी तरह जो डॉटर सेल है वो भी क्या हो गई, एन हो गई। इतनी चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब जो इससे पहले वाला मियोसिस फर्स्ट डिवीजन था, वहां पर मदर सेल 2n थी और डॉटर सेल कैसी हो गई थी, n हो गई थी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मियोसिस सेल डिवीजन है वो केवल और केवल किसमें होता है, मियोसिस सेल डिवीजन हम कह सकते हैं अकर इन जर्मिनल सेल्स, या हम कह सकते हैं सेक्स सेल्स। ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे की कौन सा क्रोमोसोम नंबर कहाँ पर है, तो उसको मैं समझाने के लिए मैं एक फ्लो चार्ट बना लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बनाएंगे, ये मदर सेल है, मदर सेल 2n होती है। ठीक है। अब ये मदर सेल है यानी इसका प्लॉइडी लेवल क्या है, 2n है, तो हम कह सकते हैं 2n जो हमारे पास है उसका क्रोमोसोमल कंटेंट 46 है। क्या है, और ये ध्यान रखना हर चीज़ का क्रोमोसोमल कंटेंट 46 नहीं होता, केवल ह्यूमन का होता है। ह्यूमन का जो क्रोमोसोमल कंटेंट है वो कितना है, 46 क्रोमोसोमल कंटेंट है ह्यूमन का। अब इसके अंदर जब परफॉर्मेंस होगा मियोसिस सेल डिवीजन, कौन सा होगा, मियोसिस सेल डिवीजन। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने लिया है, यहाँ पर जो सेल ली है हमने, ये हमारी कौन सी है, ये जर्मिनल एपिथीलियम है। क्या है ये, जर्मिनल एपिथीलियम सेल है हमारे पास। अब इस जर्मिनल एपिथीलियम सेल को जब हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, इस जर्मिनल एपिथीलियम सेल को हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर ये डिवाइड होकर के 2 सेल बनाएगी। कितने सेल बनाएगी, 2 सेल बनाएगी। और इनके पास जो हमने मदर सेल हमारे पास थी उसके पास 2n क्रोमोसोम था, और जो डॉटर सेल हमारे पास आई है ये क्या है, ये डॉटर सेल हैं, और सारी की सारी इनका प्लॉइडी लेवल क्या है, यानी हम कह सकते हैं ये हैप्लॉइड है। ठीक है। और जो मदर सेल थी वो हमारी कैसी थी, ये डिप्लॉइड थी। इतनी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखो 2n से n बनना, ठीक है, इसको हम लोगों ने एक डिवीजन को एक नाम दिया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ उस डिवीजन का नाम। इसको हम लोगों ने एक नाम दिया था, क्या नाम दिया था, मियोसिस फर्स्ट, यानी कि इसको हमने क्या कहा था, रिडक्शन डिवीजन। क्या बोला था, रिडक्शन डिवीजन। और रिडक्शन डिवीजन आपको दिख रहा होगा कि 2n से n हो गई, यानी कि यहाँ पर 2n बराबर 46 है, तो यहाँ पर n बराबर 23 हो गए और n बराबर 23 हो गए। लेकिन ये डिवीजन यहाँ तक नहीं रुका, इसके आगे भी इसने परफॉर्म किया। क्या किया, हो गया, हम अपना काम पूरा करने से पहले छोड़ के रहते हैं, हम तो पूरा करेंगे, कोई करे चाहे ना करे। ठीक है। तो 2n से n हुआ, यानी कि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट, कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस दोनों ही परफॉर्म होंगी। यहाँ पर क्या होंगी, कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस, तभी तो एक डिवीजन कंप्लीट माना जाएगा ना। तो मियोसिस फर्स्ट हुआ तो उसमें कैरियोकाइनेसिस भी हो गया और साइटोकाइनेसिस भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, यही जो n हमारे पास हैं, जो सेल्स हमको डॉटर सेल्स बनी है, यही मियोसिस सेकेंड के लिए मदर सेल का काम करेंगी। तो दीज सेल्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू फर्दर डिवीजन दैट इज कॉल्ड एज द मियोसिस सेकेंड। जब वो मियोसिस सेकेंड में डिवाइड होंगी, ये आगे जाकर 2-2 सेल्स बनाएंगी। मतलब जो अभी तक डॉटर सेल्स थी वो मियोसिस सेकेंड के लिए मदर सेल का काम करेंगी, और यहाँ पर जो डिवीजन परफॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे मियोसिस सेकेंड। क्या बोलेंगे, मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस सेकेंड को हम लोगों ने एक नाम दिया था इक्वेशनल डिवीजन। क्या नाम दिया था, इक्वेशनल डिवीजन। क्यों दिया था, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है दीज आर द इक्वल फ्रॉम द मदर सेल। ठीक है। तो जो n बराबर 23 हमारे पास मदर सेल के पास है, वही n बराबर 23, मतलब इनका भी जो प्लॉइडी लेवल है वो n ही रहेगा, वो किसी भी तरीके से रिमूव नहीं होने वाला है। मतलब n बराबर 23, n बराबर 23, n बराबर 23 और n बराबर
23। तो हमको यहाँ देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोमल कंटेंट है वो सेम होता है मदर सेल की तरह। लास्ट में जो 4 सेल्स बनती हैं इनको हम लोग डॉटर सेल भी कह सकते हैं, डॉटर सेल भी कह सकते हैं, या इनको हम लोग गैमेटिक सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब गैमेट सेल का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये डिपेंड करता है कि भाई किसी जो पर्सन है उसका जेंडर क्या है। अगर वो मेल है तो उसके अंदर इस सेल्स को जो हमारे पास बन के आई हैं वो क्या है, स्पर्म है। अगर वो कोई पर्सन फीमेल है तो इसके अंदर ये सेल जो बन के आई हैं वो ओवम है। लेकिन एक चीज़ का हमको ध्यान रखना है, स्पर्म जो बनेंगे वो हमेशा 4 बनेंगे और ओवम जो बनेगा वो एक ही बनेगा, क्योंकि 3 सेल्स मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर डीजेनरेट हो जाती हैं इन द फीमेल। ठीक है, तो केवल और केवल एक ही सेल डिवीजन जो होता है, एक कंप्लीट जब सेल डिवीजन होता है मियोसिस वाला, तो उसके अंदर केवल और केवल एक ओवम की सेल बनती है और स्पर्म के अंदर 4 सेल्स बन जाती हैं। तो कभी ना कभी जो कंप्लीट डिवीजन हमारे पास होके आता है, जो कंप्लीट सेल डिवीजन होता है, इस कंप्लीट सेल डिवीजन के अंदर जब एक सेल डिवाइड करती है तो कंप्लीट सेल डिवीजन के 8 के 8 स्टेप को कंप्लीट करने के बाद 4 डॉटर सेल बनाती है। और इन 4 डॉटर सेल्स के पास मदर सेल जो होती है 2 मियोसिस फर्स्ट के पहले, उसमें अगर क्रोमोसोमल कंटेंट 2n है तो डॉटर सेल के अंदर जो क्रोमोसोमल कंटेंट है वो कैसा रहेगा, n रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। बंद हो गया क्या? लास्ट में एडिट हो जाएगा।